हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, जैसा कि आपने कहा था कि आपको जो आपका इकोनॉमिक्स है उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको बताए जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2022 और 2023 में जो भी आपके क्वेश्चंस आज किए गए थे बोर्ड एग्जाम में, तो यहाँ पर जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, यानी जो आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न है वो आपको कौन कौन से तैयार करने हैं, उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इन सारे प्रश्नों के जो आंसर हैं वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। जैसे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो 2022 में कौन कौन से क्वेश्चन आपके आज किए गए थे, जैसा कि आपने कहा था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको बताए जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इन प्रश्नों को हम देखेंगे, उसके बाद इन प्रश्नों के आंसर भी देखेंगे। पहले 2022 में कौन कौन से क्वेश्चन आज किए गए थे इन सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक प्रश्न का यहाँ पर आपको आंसर भी बताया जाएगा, ठीक है। तो 2022, 2020 और 2023 में कौन कौन से आपकी इकोनॉमिक्स में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कौन कौन से आज किए गए थे, उन सब पर यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों में आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। क्लियर? जैसा आप बोलते हो आपकी डिमांड पर ही वीडियो बनती है, तो आपको भी एक काम करना है, इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर ज़रूर कर दें। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए, ठीक है। पहला प्रश्न ये है। पहले 2022 के जो क्वेश्चन उनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन सब के आंसर देखेंगे, ठीक है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए, पहला प्रश्न ये तैयार आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट है कीमत रेखा, यानी प्राइस लाइन क्या है वो आपको बतानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और ये कई बार पूछा भी गया है। क्लियर? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, कीमत रेखा क्या है। इसी तरह से यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या है उसको देखिए। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि स्थिर लागत से आप क्या समझते हैं। स्थिर लागत क्या है, स्थिर लागत से आप क्या समझते हैं, इसको तैयार करोगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्म के द्वारा प्राप्त लाभ का क्या अभिप्राय है, इसको तैयार करना है। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि समष्टि आर्थिक अध्ययन के 2 उदाहरण दीजिए। समष्टि आर्थिक अध्ययन के 2 उदाहरण। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं, इसको आप तैयार करेंगे। इसी के साथ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपका प्रश्न है, हाँ मध्यवर्ती वस्तुएं आपने देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट है कि समग्र मांग से आप क्या समझते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या होती है। अब चलिए इन सारे प्रश्नों के आंसर देखते हैं, ठीक है। तो 2022 में जो आपका बोर्ड एग्जाम हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन आपके अर्थशास्त्र के पेपर में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आज किए गए थे। अब इन सबके आंसर देख लेते हैं। उसके बाद 2020 में आपके कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उनको देखेंगे। और इसी तरह से गाइस आपकी ये अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, इसमें इकोनॉमिक्स के जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सारे प्रश्नों के आंसर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अतलग उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। एंड इसके बाद जो आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है वो आप कौन कौन से तैयार करोगे उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इन सारे प्रश्नों के आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए। प्रश्न क्या था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। तो देखिए इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आपको कई बार बताया कि देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है छोटा अर्थशास्त्र यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जैसे एक व्यक्ति की आय है या फिर एक उद्योग है, एक फर्म है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका अध्ययन हम करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत।
इसी तरह से होता है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम कहते हैं विशाल अर्थशास्त्र। अगर पूरे देश की जो आय है उसका अध्ययन करेंगे, पूरे राष्ट्र की आय का अध्ययन करेंगे, तो वो चला जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अगर एक व्यक्ति की आय का अध्ययन करते हैं तो वो आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। वही यहाँ पर बताया गया है कि एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण देख लीजिए, एक उपभोक्ता का व्यवहार, एक फर्म द्वारा उत्पादन क्रिया, अनेक ऐसी क्रियाएं हैं जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाई से संबंधित हैं और जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न था इसका आंसर आपने देख लिया। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे उसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, पढ़ लीजिए एक बार कि कीमत रेखा क्या है, यानी प्राइस लाइन हम किसे कहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए इस प्रश्न के आंसर को देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद आपका क्वेश्चन क्या था, कीमत रेखा किसे कहते हैं, तो इसका आंसर देखिए यहीं पर आपको याद कर लेना है। सबसे पहले आपको हेडिंग डाली है कीमत रेखा या फिर प्राइस लाइन, फिर आप लिखोगे कि कीमत रेखा वह रेखा है जो एक्स अक्ष के समांतर एक निश्चित कीमत के लिए खींची जाती है। यह फर्म के मांग वक्र को प्रदर्शित करती है। यह बाजार कीमत, देखिए आपको इस तरह से लिखना है कि यह बाजार कीमत तथा फर्म के उत्पाद के संबंध को दर्शाती है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि सभी फर्मों को इस रेखा का सामना करना पड़ता है कीमत रेखा पर। फिर आप इस तरह से लिखोगे कि कीमत रेखा पर। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है, देखिए इसके बाद आप लिखोगे कि AR बराबर MR बराबर प्राइस। तो कीमत रेखा क्या है, आई होप आपको एकदम सही ढंग से यहाँ पर समझ आ गया होगा। तो इस प्रश्न का आंसर है, आप इस तरह से लिख कर आओगे। ठीक है, प्राइस लाइन क्या है यहाँ पर आपने समझ लिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, सेकंड क्वेश्चन था कीमत रेखा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे उसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए गाइस आपका क्वेश्चन क्या है कि स्थिर लागत से आप क्या समझते हैं। तो स्थिर लागत क्या है ये आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना है। इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप तैयार कर लोगे कि निजी वस्तु से क्या आशय है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्थिर लागत आपको तैयार कर, स्थिर लागत और अवसर लागत दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर हम इस प्रश्न का भी आंसर देखेंगे कि निजी वस्तु से क्या आशय है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्म के द्वारा प्राप्त लाभ का क्या अभिप्राय है। तो इन सारे प्रश्नों के आंसर को देखिए। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि निजी वस्तु से क्या आशय है। तो चलिए समझते हैं निजी वस्तु क्या है, और आपको वो क्वेश्चन भी तैयार कर लेना है। स्थिर लागत क्या है, ठीक है, अवसर लागत क्या है उसको भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो निजी वस्तु क्या है, आप इस तरह से लिखोगे, निजी वस्तु वह वस्तु है जिसे एक उपभोक्ता बाजार कीमत पर चाहे जितनी मात्रा में उपभोग कर सकता है। निजी वस्तु यानी अपनी वस्तु। तो निजी वस्तु क्या है आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हो। आपको इस तरह से वहाँ पर लिखना है कि निजी वस्तु वह वस्तु है जिसे एक उपभोक्ता बाजार कीमत पर चाहे जितनी मात्रा में उपभोग कर सकता है। इसको भी आप तैयार करेंगे। एंड स्थिर लागत क्या है और यहाँ पर अवसर लागत क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अवसर लागत क्या है, क्वेश्चन आपका ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको भी साथ साथ देखते चलते हैं। तो अवसर लागत क्या है, आप इस तरह से लिखकर आओगे, किसी वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसका इस वस्तु के उत्पादन के कारण त्याग किया जाता है। किस तरह से लिखना है कि किसी वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसका इस वस्तु के उत्पादन के कारण त्याग किया जाता है। इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फर्म के द्वारा प्राप्त लाभ का क्या अभिप्राय है। तो वो क्वेश्चन तो आपको तैयार कर ही लेना है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये भी तैयार करोगे। जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सारे प्रश्नों को साथ साथ देखते चलिए। अब इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार कर लेना है कि बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो हेडिंग डालोगे बंद अर्थव्यवस्था। इसके बाद आप लिखोगे कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसका किसी अन्य देश के साथ आर्थिक संबंध नहीं है। ऐसे देश में ना आयात होते हैं और ना ही निर्यात। समझ आ गया बंद अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है
जिसका किसी अन्य देश के साथ आर्थिक संबंध नहीं है, ऐसे देश में ना तो आयात हो सकता और ना ही निर्यात। इस तरह से आप लिख कर आओगे बंद अर्थव्यवस्था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि समष्टि अर्थशास्त्र के 2 उदाहरण दीजिए। तो एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। अभी यहाँ पर देखिए, इन प्रश्नों को भी आप तैयार कर लीजिए कि स्थिर लागत से आप क्या समझते हैं, फर्म के द्वारा प्राप्त लाभ का क्या अभिप्राय है। इन्हीं की जगह पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उनको आपने देख लिया। निजी वस्तु क्या है, अवसर लागत क्या है और बंद अर्थव्यवस्था क्या है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि समष्टि आर्थिक अध्ययन के 2 उदाहरण। ठीक है, तो यहाँ पर हम समष्टि आर्थिक अध्ययन के 2 उदाहरण भी देखेंगे और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है उसको भी देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, ये आपकी जो परिभाषा है पूछ ली जाती है। उसके बाद क्वेश्चन देख लीजिए, मध्यवर्ती वस्तु क्या है। तो इन दोनों प्रश्नों के आंसर देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है और इसके जो उदाहरण हैं वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका था कि समष्टि आर्थिक अध्ययन के 2 उदाहरण। तो पहले देख लीजिए समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा आप किस तरह से वहाँ पर लिख कर आओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालोगे। अगर आपकी परिभाषा पूछी है समष्टि अर्थशास्त्र, फिर आप लिखोगे कि समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा इकाइयों के समूह जैसे कुल आय, कुल व्यय, कुल बचत, कुल विनियोग आदि का अध्ययन करती है। आपसे पूछा गया था कि समष्टि आर्थिक अध्ययन के 2 उदाहरण दीजिए। तो क्या लिख कर आओगे आप, कुल आय, कुल व्यय, कुल बचत, कुल विनियोग, इस तरह से। अब सेफीरो जो आपके अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा को किस तरह से परिभाषित किया है उसको देखते। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख कर आओगे, इन्होंने कहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया था कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं। चलिए उसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन था कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं। आप इस तरह से लिख कर आओगे कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे मध्यवर्ती वस्तुएं, फिर आप लिखोगे कि अर्धनिर्मित वस्तुओं को मध्यवर्ती वस्तु कहा जाता है। एक फर्म का ऐसा उत्पाद जिसका अंतिम उपभोग ना होकर किसी दूसरी उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं या फिर मध्यवर्ती वस्तु कहलाता है। आप इतना भी लिख सकते हो कि अर्धनिर्मित वस्तुओं को हम मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। अगर आप इतना याद नहीं कर सकते तो इस तरह से भी इसकी जो परिभाषा एक लाइन में कर सकते हो कि अर्धनिर्मित यानी जो आधी निर्मित वस्तुएं होती हैं उनको हम कहेंगे मध्यवर्ती वस्तुएं। फिर आप इतना और लिख के आ सकते हो कि एक फर्म का ऐसा उत्पाद जिसका अंतिम उपभोग यानी यूज ना होकर किसी दूसरे उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि समग्र मांग से आप क्या समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका था कि समग्र मांग से आप क्या समझते हैं। समग्र मांग या फिर संयुक्त मांग एक ही होता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संयुक्त मांग को परिभाषित कीजिए या फिर संयुक्त मांग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, समग्र मांग और संयुक्त मांग उसी को हम कहते हैं। तो इस तरह से आप लिखोगे कि जब एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ही समय पर एक से अधिक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है तब ऐसी मांग को संयुक्त मांग या फिर समग्र मांग कहते हैं, जैसे गेंद बल्ला। ठीक है, यानी जब एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ही समय पर एक से अधिक वस्तुएं मांगी जाए। जो अगर आप गेंद लोगे तो आपको बल्ला भी लेना पड़ेगा, एक ही आपका उद्देश्य होगा वहाँ पर खेलना। ठीक है, तो ऐसे गेंद बल्ला, स्कूटर, पेट्रोल। ठीक है, तो किस तरह से लिखोगे, जब एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ही समय पर एक से अधिक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है तब ऐसी मांग को समग्र मांग कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण आप देकर आओगे गेंद बल्ला, स्कूटर, पेट्रोल, इस तरह से। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या है। अगला प्रश्न है कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या होती है, इसको देखते हैं। ठीक है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या होती है, चलिए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो 2022 में जो भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों के आंसर यहाँ पर हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। क्लियर, तो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या है इसको समझिए।
यहाँ पर देखिए उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, यही आपका क्वेश्चन था। इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, पहले आपको हेडिंग डालनी है, फिर आपको लिखना है कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। देखिए उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कुल आय में वृद्धि तथा कुल उपभोग में वृद्धि के बीच संबंध स्थापित करती है। ठीक है, इस तरह से लिखोगे। फिर आपको गणितीय रूप में यहाँ पर इस तरह से लिखना है कि MPC बराबर डेल्टा C अपॉन डेल्टा बाई। ठीक है, उपभोग सीमांत प्रवृत्ति की जो परिभाषा है आप इस तरह से लिख कर आओगे। अब इसके बाद आपके 2020 में कौन कौन से क्वेश्चन आज किए गए थे इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अतलग उत्तरीय प्रश्न में उनको देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 2020 में आपके कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न था कि अनदिमान तटस्थता वक्र क्या है। ठीक है, अनदिमान तटस्थता वक्र क्या है, इसको तैयार करेंगे। इसी के साथ बजट रेखा को परिभाषित कीजिए। इन सारे प्रश्नों के आंसर हम दे चुके हैं, वो वीडियोस आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अनदिमान तटस्थता वक्र क्या है इस प्रश्न को। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि बजट रेखा को परिभाषित कीजिए। इसी के साथ अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि कौव डगलता उत्पादन फलन लिखिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न आपको तैयार करना है कि उत्पादन की स्थिर लागत से क्या तात्पर्य है। उत्पादन की स्थिर लागत से क्या तात्पर्य है। इसके बाद पूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं बताइए। ये आपका 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपको तैयार करना है कि देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आप तैयार करोगे कि स्वायत्त निवेश से आप क्या समझते हैं। और अगला प्रश्न है बजट का अर्थ बताइए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे भुगतान शेष संतुलन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो 2020 में आपके कौन कौन से अतलग उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे अर्थशास्त्र के पेपर में, उनको यहाँ पर आपने देख लिया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 2023 में आपके कौन कौन से प्रश्न आज किए गए थे। तो पहला प्रश्न देखिए दिया गया है कुल राजस्व, औसत राजस्व तथा सीमांत राजस्व का संक्षिप्त अर्थ लिखिए। ठीक है, कुल राजस्व, औसत राजस्व तथा सीमांत राजस्व का संक्षिप्त में अर्थ लिखिए। इसको तैयार करोगे। इसी के साथ अगला प्रश्न यहाँ पर है कि उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था 2023 में अर्थशास्त्र के पेपर में। तो उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि संतुलित बजट क्या है। ठीक है, संतुलित बजट क्या है वो आपको बताना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है उसको भी देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के मांग वक्र का आकार कैसा होता है। ठीक है, ये प्रश्न आप तैयार करोगे। तो पूर्ण प्रतियोगिता वाला जो आपका चैप्टर है वो पूरा ही आप सही ढंग से तैयार कर लीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न में भी उस चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के मांग वक्र का आकार कैसा होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया था कि पूर्ण प्रतियोगिताओं की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि अनदिमान वक्र को परिभाषित कीजिए। अनदिमान वक्र मानचित्र से आप क्या समझते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था। देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि उपभोग फलन किसे कहते हैं। उपभोग फलन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो 2022, 2020 और 2023 में आपके अर्थशास्त्र के पेपर में ये जो प्रश्न है ये आपके पूछे गए थे। ठीक है गाइस, अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर सच में गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।